नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम 2018 से लेकर 2025 तक के जो प्रश्न हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह क्या हैं और उनके जो ऑप्शन हैं उनको भी हम डिटेल से एनालाइज कर रहे हैं। अभी हम 2018 के प्रश्नों पर हैं, तो आज की वीडियो में भी हम 2018 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और डिटेल से उनका एनालिसिस करेंगे। तो आइए प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक ये सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया? अब इसका मतलब क्या है? ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें सूचकांक पूछे जाएंगे। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन सी वह संस्था है जो यह जारी करती है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किस वर्ष जारी किया गया, और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जो भारत की रैंकिंग है वह क्या है। उसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है। यह भी पूछा जा सकता है कि लास्ट रैंक पर कौन है। तो इतनी सारी चीजें हमको देखनी होंगी अगर हम किसी सूचकांक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है मानव विकास सूचकांक। विकास की बात हो रही है, तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम है यूएनडीपी, वही इसको जारी करता है। यही इसका सही आंसर मिल गया हमको। डिटेल से हम देख लेते हैं। देखिए, एक तरीका होता है जो विकास है उसको कैसे नापा जाए। तो बहुत पुराना फॉर्मूला है, एक तरीके से हम कहें जीडीपी, कि किसी देश की जो जीडीपी है वह जितनी बढ़ती है उतना ही उस देश का विकास होता है। लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का ऐसा विचार था कि यह पैमाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ने से हम यह नहीं कह सकते हैं कि मानव का विकास हो रहा है। तो हमको जो मानव का विकास है उसको मानव केंद्रित पैमानों पर नापना चाहिए, ना कि देश की आर्थिक समृद्धि को माना जाना चाहिए कि देश का विकास है। इसीलिए 1990 में पहली बार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत यह मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। इसमें दो लोगों की सबसे प्रमुख भूमिका है। एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और दूसरा भारत के अमर्त्य सेन। दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और उसी के बाद इनका यह विचार था जिसको इन्होंने बहुत तेजी के साथ उठाया कि जो मानव का विकास है उसको केवल हम अर्थव्यवस्था पर डिपेंड होकर नहीं देख सकते हैं, उनको और एंगल से हमको देखना पड़ेगा। तो इसी के तहत यह रिपोर्ट जारी हुई। 1990 में पहली बार यह रिपोर्ट आई थी। आईएमएफ की बात करें, अब हम बाकी ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसकी स्थापना हुई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। यह वैश्विक स्तर पर जो व्यापार की व्यवस्थाएं हैं, भुगतान संतुलन है, उनको देखता है। इसकी एक सबसे फेमस रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यह आईएमएफ की रिपोर्ट है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसकी रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, यानी यह बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है। बच्चों को देखती है कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उन सब के लिए किस तरीके से काम हो रहा है। फिर है आपकी अंकटाक। यह क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेड और डेवलपमेंट से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जितने भी कार्य है वह यह संस्था देखती है। 1964 में इसकी स्थापना हुई है और यह जारी करती है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन जारी करती है? अंकटाक, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में इसकी स्थापना हुई है। तो यह हमने बाकी ऑप्शन देख लिए। अब जरा हम डिटेल से देखते हैं एसडीआई को। एसडीआई जो है वह मुख्यतः 3 आयामों पर या फिर 3 संकेतों पर काम करता है, यानी 3 जो पैरामीटर हैं उन पर यह काम करता है। इनका स्कोर क्या होगा? 0 से लेकर 1 तक, यानी कोई संस्था या कोई देश 0 पर है, संस्था ना कहें हम, देश ही कहें, वही बेहतर है क्योंकि देश ही नापता है या फिर देश के ही नापे जाते हैं। तो 0 से लेकर 1 तक की स्कोरिंग होती है। 0 का मतलब सबसे खराब और 1 का मतलब अच्छा, यानी सबसे अच्छा। जितना हम 0 से 1 की तरफ बढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब इसमें भी इन्होंने कई सारे पैमाने रखे हैं, जैसे 70 के ऊपर, यानी 0.70 के ऊपर पैमाना बदल जाएगा, उसके बीच में पैमाना अलग रहेगा। तो अभी हम उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या इनके क्राइटेरिया है, क्या क्या इनके संकेतक है, यह भी पूछा गया है। एक है आपका स्वास्थ्य। सबसे पहले तो हमको यह देखना होगा कि आम जनता जो है उनका स्वास्थ्य कैसा है, और इसमें क्या देखेंगे? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा, शिक्षा। शिक्षा में भी क्या देखेंगे? जो स्कूली शिक्षा है उसके औसतन कितने वर्ष स्कूल में बिताए गए, यानी एक वयस्क जिसकी 25 साल तक एज हो चुकी है उसने स्कूल में कितने साल बिताए हैं। फिर जीवन स्तर, इसमें देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और उस पे भी हम देखेंगे पीपीपी मॉडल पर, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मॉडल में। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं जो आपकी अमेरिका है वहां पर आपके पास $2 हैं, और यहां आप भारत में हैं, यहां पर भी आपके पास $2 हैं। तो क्या दोनों इकोनॉमी बराबर है? ऐसे हम देखें कि अगर 2 ही डॉलर हैं
अमेरिका में आपके पास $2 हैं और भारत में आपके पास $2 हैं, तो क्या आप बराबर स्थिति में हैं? अमेरिका में आप देखेंगे कि इस $2 में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाएंगे, या हम कहें कि क्या इस $2 में आप एक टाइम भरपेट खाना खा सकते हैं? अमेरिका में बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में यह संभव है, किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं, लेकिन एक सामान्य रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि $2 का मतलब लगभग आज की डेट में कहें हम 180 प्लस रुपए होंगे, तो आप तो खा ही सकते हैं। तो क्या इनको बराबर माना जाना चाहिए? नहीं माना जाना चाहिए बराबर। लेकिन जब हम नापते हैं नॉमिनल जीडीपी, तब हम इनको बराबर मानते हैं। और जो आपका पीपीपी है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता कितनी है, तो अब इसको कैसे नापेंगे? 180 रुपए, ऐसे आप समझिए कितने डॉलर के बराबर होगा, यानी जितना सामान हम 180 रुपए में खरीद सकते हैं, उतना ही सामान हम जितने डॉलर में खरीद पाएंगे, वही क्या हो गया? पीपीपी मॉडल। उस बेसिस पर हम नापेंगे। तो यहाँ पर जो जीवन स्तर नापा जाएगा वह कैसे नापा जाएगा? जीएनआई के थ्रू तो नापा जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के थ्रू तो नापा जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन मेथड है वह क्या होगा? पीपीपी मेथड। तो अंतर दोनों में आप समझेंगे। इससे होगा क्या? जो भारत की स्थिति है वह ज्यादा बेहतर दिखेगी। क्यों? भारत का जो पीपीपी बेस है वह काफी स्ट्रांग है। यहां आपने एग्जाम्पल से समझा होगा। करंट अफेयर में भी हम देख लेते हैं। 2026 की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसको कहते हैं क्या? ए मैटर ऑफ चॉइस, यानी इस रिपोर्ट का शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। एआई आप याद रखेंगे और ए मैटर ऑफ चॉइस याद रखेंगे। इसमें भारत को 130वां स्थान मिला है। भारत की स्थिति सुधरी है। अब भारत का जो मान है वह कितना है? 0.685, यानी जो थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब जो हमने बात की थी कि एक रैंक की श्रेणियां हैं, उसमें एक श्रेणी है जो 0.7 से शुरू होती है, उसको क्या कहते हैं? उच्च मानव विकास श्रेणी। अभी कहाँ है भारत? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। तो अब यहां से पहुंचने की जो उम्मीद है भारत की, क्योंकि कितना अंतर है? 0.02 का, या हम इसको और कहें तो 1015 का, यही अंतर है। तो यहां से जो भारत की संभावना है वह बढ़ जाती है कि भारत उच्च मानव विकास श्रेणी में पहुंच जाएगा। तो भारत कहाँ है अभी? उच्च मानव विकास श्रेणी में। सबसे खराब स्थिति किसकी है? साउथ सुडान की या दक्षिणी सुडान की? और सबसे बेहतर स्थिति किसकी है? आइसलैंड की। तो सबसे टॉप पर कौन है? आइसलैंड। सबसे खराब कौन है? साउथ सुडान। भारत की रैंकिंग कितनी है? 130। शीर्षक क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस और पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। यह आप याद रखेंगे। बाकी हम संस्थाएं और उनकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। एक रिपोर्ट शुरू हुई थी 2010 में। इसका नाम क्या था? असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। अब यह सारे क्या है? मानव विकास से संबंधित रिपोर्टें हैं। तो यहां पर क्या नापा गया? असमानता को। यह समाज में फैली जो असमानता है उसको ध्यान में रखकर नापा जाता है। फिर लैंगिक असमानता सूचकांक, यह भी 2010 से शुरू है। यह 3 क्षेत्रों में, यानी प्रजनन स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और श्रम बाजार। इसमें जो पुरुष है, मतलब श्रम बाजार में जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं उनके बीच जो अंतर है उसको नापता है। फिर एक क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह बहुत फेमस है, 2010 में यह भी शुरू हुई। यह कहता है कि केवल आय नहीं नापी जाएगी, बल्कि जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, इनके अभावों को भी नापा जाएगा। यानी अगर किसी की आय अच्छी है, मान लेते हैं कि आप दिल्ली में हैं और दूसरी तरफ यूपी के किसी शहर में हैं, आप मान लेते हैं लखनऊ में हैं, यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वह 1 लाख रुपए है और यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वह 50,000 रुपए है। लेकिन 1 लाख रुपए में जो जीवन स्तर है, क्या वह 50,000 रुपए से दुगना है? क्योंकि अगर हम मॉनेटरी टर्म में देखें तो यह डबल है, 50 का डबल है। तो क्या जीवन का जो स्तर है वह भी डबल है? तो अगर वह नहीं है तो हमको केवल पैसे में नहीं नापना है। यहाँ पर भी वही मॉडल है, केवल पैसे में नहीं नापना है, बल्कि इस आय से जो आपकी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन का स्तर है, वह किस लेवल पर है, तो वह भी हम कहाँ नापेंगे? बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। फिर एक क्या है? लैंगिक विकास सूचकांक। यह 1995 में शुरू हुई थी, फिर बंद हो गई थी, बाद में 2014 में यह फिर से शुरू हुई। यह बताता है कि जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके बीच जो अंतर है वह किस प्रकार से है। अब इनको जारी कौन कौन करता है? जो आपकी एचडीआई है उसको जारी करता है यूएनडीपी। जो मानव विकास रिपोर्ट है उसको भी यूएनडीपी जारी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट, इसको विश्व बैंक जारी करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक, अब यह 2 अलग रिपोर्टें हैं, इनको भी जारी कौन करता है? एक को विश्व बैंक और एक को आईएमएफ, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, यह किसकी रिपोर्ट है? आईएमएफ की, बहुत फेमस है। विश्व विकास रिपोर्ट,
यह किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की। इन दोनों रिपोर्टों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आउटलुक किसकी है? आईएमएफ की। और विकास रिपोर्ट किसकी है? विश्व बैंक की। यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है, यानी ग्राम विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं वहां से प्रश्न बनते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या मिला? एक है आपका मनरेगा, एक है आपका ट्राइसेम, एक है आपका काम के बदले अनाज, और एक आपका क्या है? कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपने बहुत सामान्य स्तर से भी अगर पढ़ाई की हो तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। यह मनरेगा था, यह इसका सही आंसर है, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ है। जी राम जी, अब इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? जी राम जी योजना। तो इसे हम डिटेल से कवर करते हैं। सबसे पहली बात, आंसर क्या होगा? मनरेगा आंसर होगा। फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट और गारंटी दो शब्द मिले हैं, यानी रोजगार और गारंटी के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत होता क्या है? किसी भी व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। तब मान लेते हैं आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपके पास काम नहीं है, तो आप काम मांगेंगे किससे? ग्राम सभा से। आपको काम मिलेगा आपके मांगने के 15 दिन के अंदर, और अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा? भत्ता मिलेगा। और काम मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? पारिश्रमिक। और ऐसा होना, यानी आपको काम मिलना 15 दिन के अंदर, आपको भत्ता मिलना, आपको पारिश्रमिक मिलना, यह क्या है? आपका कानूनी अधिकार। यानी अगर यह अधिकार पूरा नहीं होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट पे जा सकते हैं। इन सब के अलावा कितने दिन काम मिलेगा? तो यहाँ पर शर्त यह है कि साल में कम से कम कितना? 100 दिन। इतने दिनों तक आपको काम मिलेगा। तो क्या स्किल की कोई जरूरत है? अकुशल शारीरिक श्रम, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, स्किल की कोई जरूरत नहीं है। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा। फिर इसका नाम बदला गया 2 अक्टूबर 2009 में, और फिर इसका नाम कर दिया गया था मनरेगा। और फिर परिवर्तन के तहत क्या हुआ है? एक नया विधेयक पेश हुआ है। इसके तहत इसका नाम रखा गया है विकसित भारत जी राम जी योजना, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी जी राम जी। यह कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। तो मनरेगा का नाम बदला गया है, अब इसका नाम रखा गया है जी राम जी। क्या अंतर है पुरानी व्यवस्था में और नई व्यवस्था में? तो जो मनरेगा थी पुरानी व्यवस्था, और जो जी राम जी है नई व्यवस्था, इसमें सबसे मुख्य अंतर जो है वह यह है कि पहले मिलता था काम 100 दिन का, अब यह काम मिलेगा 125 दिन का। यानी काम के जो दिन है इनको बढ़ाया गया कितना? 25 दिनों से। पहले क्या था? जो मजदूरी होती थी, यानी जो श्रमिक होते थे उनकी जो मजदूरी होती थी उसको 100% कौन देता था? केंद्र सरकार। और जो सामान वगैरह लगता था उसका 75% कौन देता था? केंद्र सरकार। यानी मजदूरी का 100% और जो सामग्री है उसका 75% कौन देता था? केंद्र सरकार। अब इसको बदला गया है। सामान्य राज्यों के लिए 60-40, यानी केंद्र सरकार 60 रुपए देगी और 40 रुपए लगाना होगा किसको? राज्य सरकार को अपने बजट से। तो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जो हिमालयी राज्य हैं इनमें 90 और 10, यानी 90 रुपए देगी केंद्र सरकार और 10 रुपए कौन देगा? वहां की जो राज्य सरकारें हैं। और जो यूटीज हैं उनके लिए कितना है? 100 रुपए, मतलब 100% कौन देगा? केंद्र सरकार। तो इस व्यवस्था के तहत यह परिवर्तन हुआ है। राज्य इसका विरोध भी कर रहे हैं। मेंस का भी यह टॉपिक है। मेंस का टॉपिक कैसे? एक तो जो यह बजट बदला है, अनुपात बदला है खर्चे का, इस पे लेकर जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है इनके बीच तनाव होगा, तो उसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, तो इसको एक पॉजिटिव एंगल में देखा जाएगा। फिर एक तीसरा जो सबसे बड़ा विवाद चलता है कि इस तरह की व्यवस्था जो शहरी रोजगार है उसमें क्यों नहीं है, उसमें भी इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू की जानी चाहिए, तो वह भी एक प्रश्न बनेगा। मेंस का टॉपिक है। फिर हर अंतर आप देख लीजिए। पहले क्या था? जब भी डिमांड होती थी आपको मजदूर मिलते थे, मतलब आपको काम मिल सकता था। अब क्या है? 60 दिनों का एक वैधानिक विराम। अब इसमें होता क्या था? जैसे मान लेते हैं अभी कृषि सीजन है और अभी मान लेते हैं जो धान की खेती है उसका सीजन है। अब यहाँ पर दूसरी व्यवस्था क्या है? मनरेगा की। लोग चले गए मनरेगा में काम मांगने, तो अब जो श्रमिक हैं, ग्रामीण श्रमिक, इनकी कमी हो जाएगी कहाँ? कृषि क्षेत्र में। और अगर यह काम मांगने गए तो इनको काम देना क्या है? मजबूरी है। 15 दिनों के भीतर नहीं दिया तो इनको भत्ता देना पड़ेगा, और दे दिया तो जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए मजदूर कम हो जाएंगे। अब यह समस्या थी। इस समस्या को सुलझाया गया। 60 दिनों का क्या है? वैधानिक विराम, यानी 60 दिन ऐसे होंगे जो कृषि के लिए डेडिकेटेड होंगे,
आप वहां कोर्ट में नहीं जा सकते उन 60 दिनों के लिए कि मुझे काम नहीं मिला, क्योंकि व्यवस्था क्या है, 15 दिनों के भीतर अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको क्या देना होगा, भत्ता देना होगा। इस व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। फिर तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, एआई वगैरह जोड़ा गया है, और अब जो अटेंडेंस है, टैगिंग है, उन सबको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। तो यह व्यवस्था में भी परिवर्तन है, यानी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया गया है। इसमें जैसे आप बात करें कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको ऐड किया गया, यानी अब जो कार्यस्थल है उसमें 2 बार क्या होगी, आपकी अटेंडेंस लगेगी। भुगतान कैसे होगा, डीबीटी के थ्रू, आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो आपका अकाउंट है उसमें आपको भुगतान हो जाएगा। तो यह पूरा क्या है, मनरेगा की व्यवस्था, जिसको अब बदल कर किया गया है जी राम जी। 2 अंतर आप याद रखेंगे, 100 से 125 दिन, और अब जो है राज्य है और जो आपका केंद्र है, इनकी हिस्सेदारी है, दोनों को पैसे देने होंगे। केंद्र इसमें 60 देगा, राज्य इसमें 40 देगा सामान्य राज्यों के लिए। यूटीज के लिए 100% वह केंद्र सरकार देगी। 90 और 10 का अनुपात है किसके लिए, पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयी राज्यों के लिए। तो इस तरह पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। अब हम जो और विकल्प थे उनको देख लेते हैं। जैसे हमने बात की थी ट्राइसेम की, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण जो युवा हैं उनको तैयार करना स्वरोजगार के लिए। युवा किसको माना गया है, 18 से लेकर 35 वर्ष के जो लोग हैं, यानी जो ग्रामीण युवक हैं, उनको तैयार करना। 1999 में इसका विलय किया गया, इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें इसको मिला दिया गया। तो ट्राइसेम 1979 में शुरू किया गया था, 15 अगस्त स्पेशली हम कहें, और बाद में 1999 में इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। काम के बदले अनाज, इसको शुरू किया गया था नवंबर 2004 में। देश के जो 150 सबसे पिछड़े जिले हैं उसमें इसको शुरू किया गया था। बाद में इसको क्या किया गया, मनरेगा में ही मिला लिया गया। यानी अब मनरेगा में अगर आपको चाहिए आप मजदूरी ले लीजिए नगद, और अगर आपको चाहिए खाद्यान्न तो वह भी आप ले सकते हैं जितने आपने पैसे कमाए हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, यह भी क्या स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम था, और जो युवा हैं उनको ट्रेन करने की यह शुरुआत थी। 2015 में इसकी जगह एक नई योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस तरह ट्राइसेम, काम के बदले अनाज और कौशल विकास कार्यक्रम, यह कहीं ना कहीं जाकर जुड़ गए किससे, श्री राम जी योजना से, जो वर्तमान की योजना है। इसमें यह दोनों डायरेक्टली जुड़े, और जो कौशल विकास कार्यक्रम है यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से चेंज हो गया। तो पूरा हमने देख लिया, एक तो करंट अफेयर में क्या अपडेट है, और 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर क्या था। हमने यह भी देखा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा। कुछ इसी तरह की और सरकारी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास के लिए। महानगरी अथवा ग्रामीण रोजगार योजना, यह कब शुरू हुई, 1980 में। इसमें क्या होता है, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, इनके सशक्तिकरण के लिए, इनको रोजगार देने के लिए यह योजना शुरू की गई। फिर जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। इसमें क्या हुआ, पहले 2 योजनाएं चलती थी, एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन दोनों को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई। यह पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आप इनके डेट याद रखिएगा या फिर वर्ष याद रखिएगा कि कब यह शुरू हुई थी। तो 80, 89, 99, 2011, 2019 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जाहिर सी बात है ग्रामों में शुरू हुई, और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, यानी स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना इस योजना का लक्ष्य था। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना 2011 में, यह जो आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसी का क्या है, एक्सटेंडेड रूप। फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह 2019 में शुरू हुई। इसके तहत जो श्रमिक हैं इनको 60 साल की एज के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन देना इस योजना का लक्ष्य है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह 2019 में शुरू हुई है। तो सारी योजनाएं हमने देख ली जो ग्रामीण रोजगार सशक्तिकरण से संबंधित हैं, और बाकी हमने क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया, उसका जो एनालिसिस था वह भी हमने कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।